हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी सी पी एस अकेडमी। दिस साइड योर अपूर्व सर। आज का डेट है 12 अगस्त 2025। लेट्स स्टार्ट विथ आवर एनालिसिस। सो अगर आपको इस एनालिसिस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज @CC_Sam को फॉलो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव जस्ट नाउ स्टार्टेड दैट फ्रॉम टुडे अ न्यू बैच हैज़ बीन स्टार्टेड। तो आज ओरिएंटेशन होगा एंड धीरे धीरे क्लासेस की जो प्रोग्रेस है वो बढ़ते जाएंगे। सो देयर इज़ ऑल्सो टाइम, batches are absolutely going to fill up. So without any delay, please do contact in this number that is getting flashed in your screen। और आप बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर हाइब्रिड मॉडल में क्लास अवेल कर पाओगे, और जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो जिसका टाइमिंग होगा फ्रॉम 7 PM to 9 PM। सो डू जॉइन अस फॉर योर बेटर फ्यूचर। सो लेट्स सी आज क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे पहला इथानॉल ब्लेंडेड फ्यूल, तो उसका एक एनालिसिस देखेंगे। उसके बाद स्ट्रेट डॉग रिलेटेड बहुत से आर्टिकल्स आज स्पेशली लास्ट 2-3 डेज से, और आज हर एक आर्टिकल, हर एक न्यूज़पेपर में, हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में स्ट्रीट डॉग रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स भरे पड़े हैं। कुछ वहाँ पर एनिमल राइट्स जो ग्रुप्स है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे दिल्ली में। सो वो रिलेटेड एक हम एनालिसिस देखेंगे। देन सुप्रीम कोर्ट जेंडर जस्टिस में जो रोल है उन्होंने क्या कहा है, वी विल सी स्टार्टिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड। देन पिपरा हुआ रेलिक्स रिपैट्रिएशन को लेकर एक एनालिसिस है। ऑलरेडी दिस न्यूज़ हैज़ बीन डिस्कस्ड, बट हम एक एनालिसिस करेंगे आज स्पेशली। उसके बाद हम देखेंगे इंडिया का फार्म एक्सपोर्ट जो इंक्रीज़ हुआ है और उसके ट्रेंड्स हम देखेंगे, ठीक है। अलॉन्ग साइड यहाँ पर जीएस पेपर्स कौन से टॉपिक और कौन से पेपर से है यहाँ पर इस टेबल में दिया गया है, तो आप अच्छे से टॉपिक के साथ उस जीएस पेपर को रिलेट कर लीजिएगा। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन इज़ इथानॉल ब्लेंडेड फ्यूल। सो आज का जो आर्टिकल है दिस इज़ फ्रॉम योर द हिंदू, एसुएजिंग कंसर्न्स ऑन इंडिया एंड इथानॉल ब्लेंडेड फ्यूल। ओके, जैसे कि हम अभी 20% इथानॉल ब्लेंडिंग के ऊपर काम कर रहे हो। 20% इथानॉल ब्लेंडिंग वो दे दिया गया है परमिशन फॉर द ब्लेंडिंग एंड यूज़ इन द रोड्स, पर उसको लेकर कुछ कंसर्न्स है, वही हम देखेंगे। सो यहाँ पर द क्वेश्चन हैज़ बिन क्रिएटेड, डू सी दिस क्वेश्चन। और आप अगर इस साल मेंस लिख रहे हो तो आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिए। सो बिफोर डिस्कसिंग दिस, अगर हम इथानॉल के बारे में डिस्कस करते, सो इथानॉल क्या है? इथानॉल इज़ अ बायोफ्यूल जो कि शुगर केन या फिर मेज़ या फिर ब्रोकन राइस या फिर एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज़, जैसे शुगर केन का जो रेसिड्यू होता है, जो हस्क होता है, उससे भी इथानॉल इज़ क्रिएटेड। गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? गवर्नमेंट का टारगेट है कि 20% इथानॉल ब्लेंडिंग, जिसको E20 का नाम दिया गया है, फॉर इट्स यूसेज बाय 25-26, मतलब इस साल। फाइन। एंड दिस कम्स अंडर द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, या फिर जो इथानॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ये आता है। सो करंट कंटेक्स्ट जो है वो करंट कंटेक्स्ट है, देयर इज एन डिबेट, एंड द डिबेट इज ओवर द व्हीकल कंपैटिबिलिटी। व्हीकल कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो व्हीकल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते, क्या दोज आर कंपैटिबल विद द E20। देन अनदर डिबेट इज ओवर fuel efficiency, how much efficient will be the fuel efficiency, the fuel efficiency penalty precisely, and food security concerns। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए कि इंडिया में जहाँ पर हंगर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर शुगर केन, मेज़, राइस जैसे चीज़ों से अगर बायोफ्यूल इथानॉल बनाने लगे, एंड इफ़ इट बिकम्स अ वेरी प्रॉफिटेबल एवेन्यू, तो देयर आर चांसेस कि इन एग्रीकल्चरल सेक्टर से बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा सप्लाई हो सकता है, विच मे लीड टू द सप्लाई ऑफ दिस फूड ग्रेन्स फॉर द कंजम्पशन ऑफ पीपल।
सो विच मे लीड टू द राइज इन इन्फ्लेशन ऑफ द नेसेसरी आइटम्स। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिबेट है, ठीक है। सो डिबेट और भी कुछ है इसको लेकर, जैसे कि फार्मर के बेनिफिट्स को लेकर एंड पॉसिबल फूड फ्यूल कन्फ्लिक्ट। तो इसी इन दो चीज़ों से हो सकता है फूड फ्यूल कन्फ्लिक्ट। तो ये वर्ड जो है ये मार्क करके रखिए कि इसको रिलेटेड ऐसे या फिर टॉपिक्स आ सकते हैं आपके जीएस क्वेश्चंस में। फूड फ्यूल कन्फ्लिक्ट को ये क्या है, या फिर जो इथानल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है कैसे ये फूड फ्यूल कन्फ्लिक्ट करा सकता है। सो दैट विल रिलेट टू द सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी कंसर्न। और मतलब वही है, ज़्यादा वेंचराइज्ड अगर वो फ्यूल में हो, मतलब इन सब चीज़ों को एज अ रॉ मटेरियल फ्यूल बनाने में लगाया जाए तो फूड सिक्योरिटी में ये हैम्पर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ओके, सो मोटिवेशंस क्या है इंडिया का इस प्रोग्राम से। जैसे इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, अगर 20% ब्लेंडिंग होने लगे दैट मीन्स वहाँ पर आप डायरेक्टली कह सकते हो कि इंपोर्ट में, पेट्रोलियम इंपोर्ट में वहाँ पर 20% रिडक्शन देखा जा सकता है। नेक्स्ट, फार्मर इनकम यूजिंग दिस सरप्लस और ब्रोकन क्रॉप्स एंड नॉन शुगर मोलेसिस, उससे फार्मर इनकम्स इंक्रीज हो सकते हैं। क्लाइमेट गोल्स की कार्बन एमिशंस, यही तो मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है, टू मेक इंडिया अ कार्बन न्यूट्रल स्टेट। और जो चैलेंजेस हैं वो है एफिशिएंसी लॉस, व्हीकल कंपैटिबिलिटी, फूड सिक्योरिटी ट्रेड ऑफ, लैक ऑफ कंज्यूमर चॉइस, ट्रांसपेरेंसी इशूज़। ऑलराइट, सो दैट्स एन एनालिसिस फ्रॉम इथानॉल ब्लेंडेड फ्यूल एनालिसिस। नाउ हम देखेंगे स्ट्रे डॉग रिलोकेशन। ओके, सो व्हाट इज़ द न्यूज़। पहला तो है, आर्टिकल का नाम है अनसाइंटिफिक एनिमल राइट ग्रुप्स ऑन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन स्ट्रे डॉग्स। तो यहाँ पर जो न्यूज़ है मैं कहता हूँ कि अगस्त 11 को सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग इशू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग इशू किया है कि टू इशू व्हाट इशू द स्ट्रे डॉग्स, जो रास्ते के जो कुत्ते हैं उनका जो मीनेस है, मतलब डिस्टर्बेंस है, ट्रबल क्रिएटिंग सिचुएशंस जो वो करते हैं, उनके रिलोकेशन को लेकर, डायरेक्टिंग द रिलोकेशन ऑफ द कम्युनिटी डॉग्स, कि रास्ते में जो है स्ट्रे डॉग्स या फिर कम्युनिटी डॉग्स उनको रिलोकेट करने के लिए कहाँ, फ्रॉम स्ट्रीट्स टू शेल्टर्स, फ्रॉम स्ट्रीट टू शेल्टर्स, ठीक है। अभी इशू जो इमर्ज हुआ है, जैसे कि एनिमल राइट एक्टिविस्ट्स, they along with PETA, they have criticized the decision as unfeasible and unscientific। तो वही हम डिस्कशन करने वाले हैं, एंड दिस इज द क्वेश्चन जो आप देखोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द बैकग्राउंड हियर। तो इंडिया में अगर हम स्ट्रे डॉग देखते हैं, सो इट इज़ एस्टिमेटेड कि 15 से 20 मिलियन स्ट्रे डॉग्स इंडिया में हैं, हु आर अनकंट्रोल्ड, विच हैज़ एन इनएडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि जिनके अनकंट्रोल्ड ब्रीडिंग है, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होता है, देन इनएडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट विच कंट्रीब्यूट्स टू द अनहाइजीनिक सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, एंड अर्बनाइजेशन विदाउट प्लान्ड एनिमल कंट्रोल मेजर्स, दैट इज़ द इशू। ऑलराइट, और क्या कोई इसमें लीगल या फिर पॉलिसी फ्रेमवर्क है रिगार्डिंग दिस स्ट्रे डॉग या फिर रिगार्डिंग एनी एनिमल्स? हाँ है, जैसे कि है द प्रिवेंशन ऑफ, मैं शायद शॉर्ट में लिखूँगा यहाँ पर, क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, तो ये एक रेगुलेशंस है। उसके बाद आता है एनिमल बर्थ कंट्रोल, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स ऑफ 2001 एंड 2023। फिर कुछ डिफरेंट म्यूनिसिपैलिटी के उनके रेस्पेक्टिव म्यूनिसिपल एक्ट्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। इफ़ यू सी द करंट इशू, जो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इट मैंडेट्स रिलोकेशन ऑफ कम्युनिटी डॉग्स टू शेल्टर्स टू एड्रेस बाइट्स एंड न्यूसेंस, कि जो न्यूसेंस क्रिएट किया जाता है और जो वो काटते हैं लोगों को, उस चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये डिसीजन दिया गया है।
Especially Delhi, it may require around 2000 center for 10,000 of dogs, and it was the data given by Menaka Gandhi. The criticism here is कि by Menaka Gandhi, she said कि judgment lacks a scientific basis, practically impossible to implement. सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट लिया है उसका साइंटिफिक बेसिस नहीं है, और इतने सारे कुत्ते को ऐसा रिलोकेट करवाना ये प्रैक्टिकल नहीं है. इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हर. ऑल्सो PETA India has also said कि removal of these 10 lakh dogs nationwide will cause mass suffering. Mass suffering to whom? Mass suffering to the dogs. वो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचेगी. और जो कंसर्न्स वहाँ पर रेज हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेस है, मतलब जो एनिमल स्ट्रेस है, फिर डिजीज स्प्रेड है, देन द टेरिटोरियल डिसोरिएंटेशन फॉर रिलोकेटेड डॉग्स, कि एक रीजन से दूसरे रीजन में अगर रिलोकेट करवाया जा रहा है तो उसमें कुछ डिसोरिएंटेशन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, जिस एरिया में वो है ही नहीं तो दूसरी एरिया में उसको रिलोकेट अगर करवाया जाए तो उसमें कुछ हैफाजारमेंट हो सकते हैं. ठीक है. सो और नेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ और एंगल से भी डिस्कशंस कर सकते हैं. हम अगर एथिकल एंगल कुछ देखते हैं यहाँ पर, जैसे इफ़ वी डिस्कस अबाउट एनिमल राइट्स वर्सेस पब्लिक सेफ्टी. तो व्हाट वी कैन से हियर कि जो एनिमल्स दे हैव देयर इंट्रिंसिक राइट टू लाइफ. ठीक है. पर हाँ, ऑब्वियसली ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट में तो नहीं आएगा, ये तो फंडामेंटल राइट में नहीं आएगा, पर एफडी में आ सकता. इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी टू शो कंपैशन. ओके. ह्यूमन राइट टू सेफ्टी फ्रॉम डॉग बाइट्स एंड रैबिस, कि डॉग बाइट्स जो है अभी मतलब पब्लिक सेफ्टी, ये तो होगी एनिमल राइट्स. और पब्लिक सेफ्टी के कंसर्न में अगर हम बोलते हैं, इसमें जो डॉग बाइट्स है तो दैट इज़ अ थ्रेट टू ह्यूमन राइट टू सेफ्टी. ठीक है. फिर अगर हम कुछ कंसर्न और देखें, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स या फिर लॉजिस्टिकल कंसर्न्स अगर देखते, तो वही जो शेल्टर क्रिएशन है एट दिस लार्ज स्केल इज़ वेरी वेरी रिसोर्स इंटेंसिव. इतने कम समय में इतने ज़्यादा शेल्टर बनाना is also just not impossible, but it's unlikely to be possible in the recent time. मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा. जैसे वहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो सकता है? प्रॉब्लम हो सकता है लैंड एक्विजिशन कैन बी अ प्रॉब्लम. देन स्टाफ मतलब रिक्रूटमेंट इज एन प्रॉब्लम. देन टू मेक वेटेनरी फैसिलिटीज इज अगेन अ चैलेंजिंग इशू. Okay, and the operational cost of feeding the dogs, that is also remains an issue there. ठीक है. तो उसमें और भी कंसर्न्स है, साइंटिफिक कंसर्न्स कुछ है, पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स भी है. जैसे कि WHO के गाइडलाइन के हिसाब से जो स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल, इट इज़ बेस्ट अचीव्ड बाय एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC प्लस वैक्सीनेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट. तो एनिमल बर्थ कंट्रोल में वहाँ उनका स्टेरिलाइजेशन कर दिया जाता है उन डॉग्स को लेकर क्लिनिक्स में. ठीक है. कभी कभी देखोगे आपके एरियाज़ में भी म्यूनिसपैलिटी से गाड़ियाँ आएंगे और स्ट्रे डॉग्स को उठाकर वो स्टेरिलाइज करके फिर से उस लोकेलिटी में रख के चले जाता है. ऑलराइट. सो दैट इज़ अबाउट द एनालिसिस फ्रॉम स्ट्रे डॉग रिलोकेशन. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जेंडर जस्टिस. ओके. तो यहाँ पर जो न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग विथ नो रूम फॉर जेंडर जस्टिस, कि भाई ऐसा क्या रूलिंग है जहाँ पर जेंडर जस्टिस के लिए कोई भी रूम जगह नहीं देखा गया. ठीक है. सो लेट्स सी. सो द केस इज शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल. सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड मतलब उसी डिसीजन को रखा है गिवन बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट. ठीक है. तो क्या डायरेक्शन दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने? द डायरेक्शन इज नो अरेस्ट or coercive action for 2 months for complaint, creation of family welfare committees to review cases before action, applies as a blanket means just suspend कर दिया गया है, temporary suspension on arrest under 498A. ठीक है. तो यहाँ पर की इशू क्या
अराइज होता है नहीं, पहले यहाँ पर हमें थोड़ा जानना होगा अबाउट द बैकग्राउंड कि यहाँ पर क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, ठीक है, और बीएनएस का सेक्शन 85 के तहत इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1983 टू एड्रेस, मतलब इस एक्चुअली जो मैटर है इस चीज़ को लेकर, टू एड्रेस क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स टुवर्ड्स अ वुमन इंक्लूडिंग डाउरी हेरेसमेंट। तो ये जो है ये डाउरी हेरेसमेंट को भी इंक्लूड करता है। जहाँ पनिशमेंट है 3 साल, 3 years ऑफ पनिशमेंट, और it was enacted amidst the rising dowry deaths, harassment and violence within the marriage। तो it was addressed, जो केस है वो 1983 को लेकर है। फाइन। तो यहाँ पर जो की इशू क्या है इस चीज़ को लेकर, तो ये जो केस है, चलिए तो कुछ पर्सनल मैटर है तो वो हम केस में नहीं डिस्कस करते, हम इस आर्टिकल को लेकर जो यहाँ पर जो सेक्शन दिया गया है उसको लेकर हम डिस्कस करते हैं, BNS 85 का। तो द फर्स्ट की इशू इज़ अ जेंडर जस्टिस कंसर्न, कि यहाँ हाउ द इशू इज़ देयर कि इट कर्टेल्स इमीडिएट पुलिस प्रोटेक्शन फॉर वुमेन विक्टिम। क्या है, फिर से मैं बोलता हूँ, ये जो है यहाँ पर जो कंसर्न है कि, या फिर ये जो आर्टिकल है, इट कर्टेल्स, कर्टेल का मतलब क्या है कि नहीं करना, मतलब बैक रोल करना, इमीडिएट पुलिस प्रोटेक्शन फॉर वुमेन विक्टिम्स, कि वो जो वुमेन विक्टिम है उनको इमीडिएट पुलिस प्रोटेक्शन देने में वो उसको कर्टेल कर लिया जाता है, नहीं दिया जाता है। दिस विल इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी ड्यूरिंग ए क्रिटिकल पीरियड। तो मतलब यहाँ पर जो है नो अरेस्ट और कोएर्सिव एक्शन फॉर 2 months। तो ये जो 2 महीना जो एक वल्नरेबल पीरियड है, इट इज़ वेरी क्रिटिकल व्हेन थ्रेट्स और हार्म कैन एस्केलेट। ठीक है, जहाँ पर मतलब उस वोमेन को फिर से थ्रेटन करना, उस वोमेन को फिर से मतलब हैरेस करना, उससे वो बचाव नहीं हो सकता है उस पीरियड तक, विच डिस्करेज द विक्टिम्स फ्रॉम फाइलिंग कंप्लेंट एक्चुअली। तो वहाँ पर बहुत सारे केसेस रजिस्टर नहीं होंगे। उसके बाद है कंसर्न लाइक जुडिशियल ओवररीच इनटू लेजिस्लेटिव डोमेन, कि व्हेन द पार्लियामेंट एनेक्टेड दिस 498A आफ्टर द सोशियो लीगल डेलिबरेशन, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो एक्शन था वो इट इनडायरेक्टली डाइल्यूटेड द लेजिस्लेटिव इंटेंट, कि जो कोर्ट का जो लेजिस्लेचर का जो पावर था टू मेक द लॉज, वहाँ पर उस चीज़ को डाइल्यूट कर दिया गया था। एंड ऑल्सो द सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ वेर नॉट फुल्ली कंसिडर्ड, हैंस स्टेट नॉट हर्ड इन डेप्थ। स्टेट्स के जो मैटर थे, स्टेट्स का जो से था उसको सुना नहीं गया था। एंड देयर वाज अ मिसयूज नैरेटिव ऑल्सो। कैसा मिसयूज नैरेटिव? द कोर्ट हैज़ इन अर्लियर केसेस, जैसे कि प्रीति गुप्ता, अर्नेशी कुमार, बस इस आर्टिकल में मेंशन है, वो आप पढ़ लीजिएगा, हाईलाइटेड पॉसिबल मिसयूज ऑफ इट। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ NCRB, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ब्यूरो, 2022 में द कन्विक्शन रेट वाज मतलब जो केसेस रजिस्टर होकर अरेस्ट करना जो था वो कन्विक्शन है, इट वाज 18%, विच वाज हायर देन मेनी अदर क्राइम्स। ओके, और नेक्स्ट कंसर्न या फिर इशू जो है, इम्पैक्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस यूनिफॉर्मिटी, कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉर स्पेशल प्री अरेस्ट प्रोटेक्शन डिस्टर्ब्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द क्रिमिनल लॉ एंड हेंस सिलेक्टिव सस्पेंशन अंडरमाइंस इक्वल एप्लीकेशन ऑफ पेनल प्रोविजंस। ठीक है, अभी ये जो सेक्शन है इसके ऊपर कुछ आर्ग्यूमेंट्स फेवर में भी है, इसके ऊपर कुछ आर्ग्यूमेंट्स एगेंस्ट में भी है। जैसे फेवर में अगर हम बोले, फेवर में इट कुड रिड्यूस द फ्रिवोलस एंड मोटिवेटेड कंप्लेंट्स, मतलब ये जो चीज़ है सेक्शन है अरेस्ट ना करने का, जो फेक कंप्लेंट है उसको वो कैटर कर सकता है। इट विल एनकरेज द रिकॉन्सिलेशन इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, की आपस में सुलझा लेने की जो प्रक्रिया है वो आपस में सुलझा सकते हैं। ऑल्सो इट मे अवॉइड अननेसेसरी अरेस्ट एंड कस्टोडियल ट्रोमा इन फैमिली मैटर।
बट यहाँ पर अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट है, इट इज़ द फॉर द रिस्क ऑफ कंप्लेन इन सेफ्टी, कि ये जो 2 महीने का पीरियड है उसमें तो कोई भी सेफ्टी उनको ग्रांट नहीं किया जाता है। अगर मैटर ज़्यादा सीरियस है तो फिर भी कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता। देयर विल बी चिलिंग इफेक्ट ऑन रिपोर्टिंग, द विक्टिम्स में फियर रिटेलिएशन, कि इसी उस 2 महीने अगर कोई नहीं मिल रहा है प्रोटेक्शन, तो जो विक्टिम है वो डर सकती है फॉर द कि उन 2 महीने में उसके साथ कुछ और भी हैरेसमेंट या फिर मार पीट या फिर मार भी दे सकते, उस डर से वो रिपोर्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो दैट वाज द की इश्यूज इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज पिपराहवा रेलिक्स रिपैट्रिएशन। तो व्हाट इज़ दिस न्यूज़ की रिसेंटली आपको पता चला होगा कि पिपराहवा रेलिक्स जो है रिसेंटली वो इंडिया ने वापस लाया है। ठीक है, देखिए, इट वॉज एक्सकेवेटेड इन 1898 फ्रॉम अ स्तूपा इन पिपराहवा, बिलीव टू बी एसोसिएटेड विद लॉर्ड बुद्धाज मॉर्टल रिमेन्स एंड अर्ली फॉलोअर्स। तो देर वॉज अ कॉलोनियल डिस्प्लेसमेंट, कि ये जो रेलिक्स थे उन सब चीज़ों को ब्रिटिश ने अपने कॉलोनियल रूल के टाइम ऑक्शन कर दिया गया था एट सोथेबीज हांगकांग में। और रिसेंट डेवलपमेंट में क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने ये बातचीत करके आफ्टर एन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट वापस उस रेलिक्स को इंडिया में लाया। तो दैट इज़ द न्यूज़ दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। अभी हम वहाँ का सिग्निफिकेंस भी हमने डिस्कस किया है, पर फिर भी अगर हम क्विकली इसके सिग्निफिकेंस के बारे में देखते, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ कल्चरल डिप्लोमेसी, जहाँ पर इंडिया और हांगकांग के बीच जो रिलेशन है उसको बेहतर कर सकते हैं। इट विल स्ट्रेंथन इंडियाज़ सॉफ्ट पावर and would create a very good global image as a steward of the Buddhist heritage. Okay? Then heritage preservation में it will restore a tangible link to India's ancient spiritual and historical legacy. उसके बाद it will enable the citizen and global visitors, तो वहाँ पर इंडिया का जो spiritual tourism है उसमें भी boost मिलेगा। ठीक है, then precedent setting, कि इंडिया successfully had a public-private partnership there, model for heritage recovery. यहाँ पर challenges भी कुछ है, जैसे कि fragmented ownership and legal ambiguities भी कुछ है। फिर ये हेरिटेज रिकवरी में ऐसे कुछ इंटरनेशनल लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। देयर आर वीक इंटरनेशनल नॉर्म्स, देयर आर नो रोबस्ट ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट कमर्शलाइजेशन ऑफ सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स। नहीं तो बहुत पहले क्या हो रहा था, ये तो जो एक प्राइवेट कंपनी है हांगकांग से भी, वो दूसरे को वो बेच रहा था उसी चीज़ को, मतलब इंडिया वापस लाए, वो नहीं हुआ, पर हो भी सकता था। सो वो लेकर कोई भी ऐसे लॉ नहीं है कि वो नहीं कर सकते। एनीवेज, नाउ लेट्स जंप टू द लास्ट वन, दैट इज़ इंडिया का फार्म एक्सपोर्ट। तो वहाँ हम देखते हैं उसमें क्या डेवलपमेंट है। ओके, सो इंडिया का जो फार्म एक्सपोर्ट है, इस बाय दिस आर्टिकल इट हैज़ ग्रोन। सो लेट्स सी द सम डिटर्मिनेंट्स देयर, कि द पोस्ट 2020 प्राइस रिकवरी, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड प्राइस इंडेक्स रोज फ्रॉम 96.4 to 140.6. Relaxation to export bans, government eased restrictions on wheat, rice, sugar, onions after inflation moderated. जब इन्फ्लेशन कम हुआ गवर्नमेंट ने ये मॉडरेट किया। दीज आर द ड्राइवर्स, हाँ, क्यों एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ग्रो हुआ है। फिर कौन से कमोडिटी में ग्रोथ देखने को मिला, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका, मेंस से प्रीलिम्स के लिए। जैसे मैराइन प्रोडक्ट्स, कॉफ़ी, टोबैको, यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैराइन प्रोडक्ट्स में देयर वाज स्ट्रॉन्ग यूएस डिमांड, स्पेशली फ्रोजन श्रिम्प और प्रॉन। यहाँ पर अभी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा बाय द टैरिफ दैट हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय यूएस ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स। कॉफ़ी, ग्लोबल सप्लाई शॉर्टफॉल ब्राज़ील एंड वियतनाम में, तो उसमें इंडिया का सप्लाई काम में आया। टोबैको, इट रिड्यूस आउटपुट इन ड्यू टू द रिड्यूस्ड आउटपुट इन ब्राज़ील, जिम्बाब्वे, इट बूस्टेड द इंडियन एक्सपोर्ट, कि दूसरे कंट्री जो वहाँ पर लार्ज प्लेयर्स थे वहाँ पर उनके सप्लाईज कम होने की वजह से इंडिया का फार्म एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोले कि इंडिया के फार्म एक्सपोर्ट्स में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं ऑन द वे, और उसके वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। आप लोग जस्ट बुलेट पॉइंट्स में मुझे लिखकर 1 वर्ड या फिर 2 वर्ड में पर बुलेट पॉइंट आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो, देयर आर ऑल्सो स्मार्ट बुक्स अवेलेबल फ्रॉम CSE पायस अकेडमी। आपको अगर लगता है कि स्मार्ट बुक्स कैन हेल्प यू, कैन ऐड टू योर वैल्यूज़, so do call in this number that is flashing in your screen,
and just go for it. So till then, thank you so much and take care.